हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर चैप्टर 13 के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो चैप्टर 13 है हमारा न्यूट्रिशन। उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम है वाटर। तो भाई हम वाटर के बारे में जानेंगे कि पानी हमारी बॉडी के लिए डेली यूज में जो है किस तरीके से कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए हमारे जो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और डेली कंटेंट को कंप्लीट करने के लिए बॉडी के। ठीक है। और हमारी वाटर जो होता है उसमें कौन कौन सा कंटेंट पाया जाता है। तो वाटर के अंदर हम देखेंगे, इन्होंने बताया वाटर इज ए बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट, मोर देन 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। तो इन्होंने बताया कि वाटर जो है बहुत ही सामान्य बॉडी की में जो है रिक्वायरमेंट इसकी होती है, और हमारी बॉडी के वेट के हिसाब से 60% जो है बॉडी के अंदर हमारा पानी पाया जाता है। ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर हम देखें, जो बंटवारा जो होता है, अगर सीधे उसके हिसाब से देखें तो वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट इन द 3 कंपार्टमेंट। तो भाई 3 कंपार्टमेंट में हमारा जो वाटर होता है उसको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर हमारा आ जाएगा कि जी हमारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड। ठीक है। तो सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड दिस अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ बॉडी वेट। तो हमारी बॉडी वेट जो होता है उसका 50% पार्ट जो होता है फ्लूइड का, वो हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारी बॉडी सेल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और सेकंड हमारा आ जाता है इंटरस्टीलियस फ्लूइड। तो भाई इंटरस्टीलियस जो हमारा फ्लूइड होता है इसमें यानी कि हमारा जो अकाउंट होता है इसमें अबाउट 15% ऑफ बॉडी वेट। तो भाई ये हमारा 50% हमारा इसके अंदर पाया जाता है, इंटरस्टीलियस द्रव्य जिसको बोला जाता है। तो इंटरस्टीलियस से जो होता है वो मध्य यानी कि बीच में पाए जाने वाला, तो बीच वाला पार्ट जो है वो इंटरस्टीलियस पाया जाता है, यानी कि एक तो सेल में हो गया और एक हमारा वैसे बॉडी में हो गया। तो ये बीच में पाए जाने वाला हमारा होता है, जो 50% तो इंटरसेलुलर होता है और 15% जो है वो बीच वाली जगह पर हमारा अकाउंट जो है पाया जाता है फ्लूइड का। ठीक है। बॉडी वेट के हिसाब से ही मिलता है ये सारा। तो तीसरा हमारा आ जाता है ब्लड, दिस अकाउंट ऑफ अबाउट 5%। तो ब्लड के अंदर भी 5% हमारा फ्लूइड यानी कि वाटर कंटेंट हमारा पाया जाता है। सोर्सेज क्या होते हैं, द ह्यूमन बॉडी ड्राइव वाटर फ्रॉम 2 मेन सोर्सेज। तो भाई हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा वाटर ड्राइव होता है तो उसके 2 मेन सोर्सेज हमारे पाए जाते हैं। तो 2 सोर्सेज हमारे कौन से होंगे, इसमें 2 मेन सोर्सेज होंगे, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड। तो भाई एक इसमें हो जाएगा जो हम पानी पीते हैं वो, और एक हो जाएगा जो हम भोजन खाते हैं उसमें। ठीक है। भोजन के साथ भी कुछ चीजें लिक्विड हम लेते हैं या फूड हम जो भी लेते हैं तो उसमें भी हमारा वाटर कंटेंट होता है। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अबाउट 800 ml इन फॉर्मेट इन द टिश्यूज एज ए रिजल्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म फंक्शन। तो भाई इसमें जो हमारा बताया गया है सोर्सेज के अकॉर्डिंग, जैसे कि सोर्सेज इन्होंने 2 बता दिए हैं। तो सोर्सेज जो हमारे 2 बताए हैं उसमें एक तो पीने का पानी हो गया, एक हमारा खाना हो गया। ठीक है। तो इसमें जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनमें थोड़ी सी मात्रा में यानी कि 800 मिलीलीटर जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। टिश्यूज के अंदर कितना पाया जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी में 800 ml हमारा बनता है। और जो हमारा इसके अलावा जो टिश्यू में जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन होता है उसके द्वारा हमारा सिर्फ 800 ml ही इसके अंदर बनेगा। तो ध्यान रखना है, मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो होता है यानी कि मेटाबॉलिज्म यानी कि जो भी हमारा चपचपाए बोल देते हैं या फिर उसको पाचन बोल देते हैं उस जगह का। तो टिश्यूज के अंदर जो मेटाबॉलिज्म फंक्शन होता है तो उसमें 800 ml जो है हमारा फ्लूइड जो है वो बनता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया कि वाटर इज एन एसेंशियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैनी वाइटल बॉडी फ्लूइड्स। तो अभी जो पानी जो होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शरीर में, जो भी हमारा तरल पदार्थ है वो एक बहुत ही जरूरी कॉन्स्टिट्यूट होता है यानी कि घटक होता है। वाटर के बगैर यानी कि फ्लूइड के बगैर काम नहीं चलेगा। तो इसमें जो हमारा वाइटल बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जैसे आ जाता है बहुत ही आवश्यक जो होता है, यानी कि ब्लड आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा हमारा, और सीएसएफ फ्लूइड आ जाएगा। तो ये 3 फ्लूइड हमारे, जैसे कि ब्लड है ये भी हमारा फ्लूइड है, लिम्फ होता है यानी कि ब्लड से दूसरा जो हमारा टिश्यूज के अंदर जो चला जाता है फ्लूइड वो हमारा लिम्फ बोला जाता है, जो टिश्यूज को सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। सीएसएफ होता है जो हमारा ब्रेन स्पाइन कोड के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो है ये 3 चीजों के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूट जो है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है वाटर फ्लूइड, जो कि हमारा ये हमारे इनके अंदर पाया जाता है। और 2 में इन्होंने दिया है, इट असिस्ट इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और ये क्या करता है, ये हमारा जो फ्लूइड जो होता है ये हमारे बॉडी का जो तापमान होता है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो है शरीर के जो हमारे जितने भी जो तरल पदार्थ जो होते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी जो है कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे कि ब्लड है और हमारा जो लिम्फ है वो, और सीएसएफ फ्लूइड। दूसरे ने बताया कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको भी हमारा जो है रेगुलेशन जो है बॉडी का सही रखता है। तीसरा इन्होंने बताया हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिशन विद इन द बॉडी। तो ये किस चीज में मदद करता है, फ्लूइड हमारी जो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी पोषक तत्व जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं उनमें भी ये हेल्प करता है फ्लूइड। ठीक है। नंबर 4 में इन्होंने बताया है इट इज इंपोर्टेंट इन बिल्डिंग एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है काम करता है, जिसमें हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करता है, हमारी बॉडी की मरम्मत करने का काम करता है। बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं तो उनकी मरम्मत भी अच्छे से करेगा और उसको बिल्ड यानी कि मजबूत करने का काम भी करता है।
5 में इन्होंने दिया है इट इज यूटिलाइज्ड इन मैनी बॉडी प्रोसेस। तो भाई ये जो है इसका जो उपयोग है वो कई हमारी जितने भी हमारे शरीर के प्रोसेस होते हैं ना, जो काम करता है शरीर, तो उनके अंदर पाया जाता है। प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे कि डाइजेशन, हमारा खाना जो है हजम होता है उसमें, और हमारा जो जाता है एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण होता है खाने का उसके अंदर, और एलिमिनेशन होता है बॉडी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं उसमें। तो जो फ्लूइड होता है ये हमारा बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चलता है, हमारा जो यूटिलाइजेशन प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसमें भी हेल्प करता है, यानी कि खाने को पचाने में, खाने को अवशोषण करने में, और खाने का जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका एलिमिनेशन करने में। ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के साथ साथ और भी बहुत सारे काम करता है वाटर हमारा। तो पानी तो हमारा जल ही जीवन होता है बोलते हैं, क्योंकि ये हर काम में हमारा इस्तेमाल होता है। तो दूसरी तरफ जो तो हमारा बॉडी के अंदर वाटर पाया जाता है, तो अंदर क्या फंक्शन करता है हमारे ये थे। अब इन्होंने बताया कि वाटर जो होता है उसकी क्या किस किस चीज में जरूरत होती है हमारी। तो पानी जो होता है उसकी जरूरत पड़ती है हमें, जैसे कि बाथिंग, वॉशिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज, जो भी नहाना है, साफ करना है, धोना है, जिस भी चीज की साफ सफाई करनी है, तो सारी की सारी एक्टिविटीज में पानी की जरूरत पड़ती है। वाटर लॉस, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो भाई इसमें जो पानी की जो हानि होती है, यानी कि शरीर से पानी की जो भी मात्रा में कमी आ जाती है, तो वो हमारा क्या बोला जाता है, वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे शरीर से जो पानी की हानि हो जाती है वो किस तरीके से होती है, बाय द किडनी इन द यूरिन। तो भाई किडनी के अंदर जो यूरिन बनने का जो प्रोसेस होता है, तो उससे भी हमारी फ्लूइड की हानि होती है, यानी कि उसमें यूरिन बनाया जाता है, उसके द्वारा जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे निकाले जाते हैं, बाय द स्किन इन द स्वेट एंड द प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें वही इसमें जो तैयार किया जाता है, यानी कि स्किन के द्वारा जो हमारा पसीना बनाया जाता है और पसीने को बाहर निकाला जाता है, तो इसमें फ्लूइड लॉस होता है। बाय द लंग्स इन द एक्सपायर्ड एयर। तो भाई इसमें जो हमारे लंग्स के द्वारा जो हमारी एयर को बाहर निकाला जाता है, तो उसमें भी वॉश के जरिए जो है हमारी जो फ्लूइड होता है उसका लॉस होता है। तो फेफड़ों से जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा, हमारी स्किन में त्वचा के द्वारा हम पसीना वगैरह आता है उसके द्वारा, और किडनी के द्वारा यूरिन जो बनता है, यूरिन पास आउट किया जाता है, उसके द्वारा हमारा फ्लूइड का लॉस होता है। नंबर 4 में आ जाता है टू ए मेजर डिग्री बाय द इंटेस्टाइन्स इन द फेसेस। तो भी इसमें जो मेजर जो डिग्री होती है वो हमारी इंटेस्टाइन्स के द्वारा, फेसेस यानी कि जो मल पास आउट किया जाता है उसके द्वारा हमारा होता है। और लैक्टिंग वुमेन्स इन द मिल्क रिक्वायरमेंट, ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन नीडेड टू ड्रिंक ऑन द एवरेज अबाउट 6 ग्लास ऑफ वाटर पर डे। तो भाई इसमें जो हमारा वुमेन्स इन द मिल्क, यानी कि वो महिलाएं जो बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, ठीक है, तो उसके जरिए भी हमारा जो फ्लूइड का लॉस है महिला के अंदर वो होता है। तो जो हमारी जो आवश्यक जो भी जरूरतें होती है सामान्य एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कितना पानी पीने की रिक्वायरमेंट हमारी होती है, तो इसमें हमारी जो चीजें हैं, सबसे पहले हमने इसमें जाना वाटर लॉस। वाटर लॉस किसके जरिए से होगा, किडनी के जरिए होगा, यूरिन बनना पसीने के जरिए हो जाएगा, लंग्स के द्वारा हम सांस लेते हैं तो उसके जरिए हो जाएगा, और इंटेस्टाइन्स यानी कि मल पास आउट किया जाता है उसके जरिए भी फ्लूइड लॉस होता है। माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उसके अंदर भी फ्लूइड लॉस होता है। और रिक्वायरमेंट हमारी क्या रहती है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है उसको पानी की जो एवरेज है डेली 6 ग्लास पानी जो है उसे दिन में पीना ही पीना चाहिए। ठीक है, 1 ml पर कैलोरी ऑफ फूड। ठीक है, तो 1 ml पर कैलोरी ऑफ फूड, तो 6 गिलास पानी पीने की जरूरत होती है। और भोजन में जो भी मतलब खाना वगैरह लेते हैं तो उसमें 1 मिलीमीटर के हिसाब से कैलोरी भी होनी चाहिए। तो पीपल लिविंग इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया, तो जो लोग ऐसे देश में रहते हैं जो कि गर्मी जहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, तो भारत जैसे गर्म देशों में रहने वाले जो भी हमारे लोग होते हैं, यानी कि हम जो रह रहे हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें जो भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर नीड मोर वाटर देन द पीपल कोल्ड कंट्री। तो गर्मी में रहने वाले जो हमारे लोग होते हैं, गर्मी वाले जो देश होते हैं उनकी बजाय जो ठंड वाले जो देश होते हैं उनको वाटर की कम जरूरत पड़ती है। तो ये तो कॉमन सी बात है हमारी। तो द वाटर इनटेक, द वाटर लॉस मोस्ट ऑफ द इक्विल इन ऑर्डर टू मेंटेन द नॉर्मल वाटर बैलेंस, पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स हम बाद में देखेंगे। तो इसमें हमारा क्या जाएगा, द वाटर इनटेक। तो भाई हमारा जो सामान्य जो हमारा बैलेंस बनाया गया है पानी को लेने का, तो पानी की जो किसी प्रकार की अगर लॉस होता है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि जो पानी का जो सेवन करना है, पानी का जो लॉस होता है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि जितना भी आप लॉस कर रहे हो, पानी पसीना आ रहा है तो आपने ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके से आपको डायरिया वगैरह हो गया है, अगर लॉस हो रहा है वाटर का, तो उसमें भी आपको पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। तो कहने का मतलब है जितना लॉस होता है उतना ही इनटेक वाटर जरूर होता है, यानी कि जो मात्रा होती है ना उसको इक्वल मेंटेन करके रहना चाहिए, नॉर्मल वाटर बैलेंस को अच्छे से मेंटेन करके रहना चाहिए। पैथोजेनिक इफेक्ट के अंदर हमारा क्या आ जाता है, एक्सेसिव वाटर लॉस। तो पैथोजेनिक यानी कि बीमारी अगर किसी प्रकार की हो जाती है, अगर रोग किसी प्रकार का हो जाता है, तो उसके इफेक्ट के कारण एक्सेसिव वाटर लॉस आपको हो सकता है, यानी कि जरूरत से ज्यादा पानी का जो नुकसान है आपकी बॉडी में वो हो सकता है, सच एज दैट ऑकर इन सीवियर डायरिया। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सीरियस अगर दस्त लगे हुए हैं, रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन, तो बॉडी में पानी की कमी उसकी वजह से हो सकती है। वाटर रिटेंशन सच एज दैट
तो वाटर रिटेंशन में क्या आ जाएगा, वाटर रिटेंशन में आएगा सच एज दैट ओकर इन किडनी फेलियर रिजल्ट इन ऑडिमा। तो भाई इसमें हमारा रिटेंशन अगर हो जाएगा, रिटेंशन में क्या होगा, पानी जमा हो जाएगा। अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, किडनी यूरिन नहीं बना रही है, तो पानी ज्यादा जमा हो जाएगा और उसके कारण क्या हो जाएगी, सूजन आनी स्टार्ट हो जाएगी जब बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर पैथोजेनिक प्रॉब्लम है, इफेक्ट है, तो उसमें अगर ज्यादा पानी का लॉस हो रहा है तो भी आपको समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और पानी का जो है अगर कम लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वाटर रिटेंशन यानी कि पानी जो है बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अगर किडनी वगैरह फेल हो जाती है तो इससे सूजन वगैरह हो जाती है। तो दोनों ही समस्या हमारी खतरनाक है, पानी का ज्यादा लॉस होना और पानी का कम लॉस होना, दोनों ही। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड स्टफ। तो भी हमारा जो भोजन होता है उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी होती है, यानी कि न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो कितने इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया है। तो इसमें इन द प्रोडक्शन स्टेज वी हैव कंसीडर्ड इन द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो इन्होंने बताया कि पीछे हमने जो भी पढ़े हैं, ठीक है, प्रेजेंटिंग पेज यानी कि पिछले प्रश्न जो हमने पढ़े हैं, वी हैव कंसीडर इन द न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो इन्होंने बताया कि जितने भी जरूरी पोषक तत्व पर हमने सोचा है, विचार किया है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हमारे होते हैं, तो ये जो हमारे पोषक तत्व हैं ये हमें भोजन से प्राप्त करके होते हैं। ठीक है, तो ये हमें किससे मिलते हैं, सारे के सारे पोषक तत्व हमें किससे प्राप्त होते हैं, ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड वी ईट। जो हम भोजन खाते हैं उसी से हमें सारे के सारे पोषक तत्व जो है वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिक ऑफ देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड स्टफ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। और वही और जो बेसिक हमारी जो पोषक तत्व संबंधित जो हमारा चीजें जो बनाई गई हैं खाद्य पदार्थों से मिलने वाला, जो जो जिन जिन खाद्य पदार्थों से हमें पूरा का पूरा जो न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलती है, तो वो हमारा इस ग्रुप के अंदर क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें आ जाता है सेरेलक एंड मिलेटस। तो इसमें सारे के सारे हमारे अनाज आ जाते हैं और बाजरा। ठीक है, तो ये इसके अंदर सारे के सारे जो पोषक तत्व अगर हम डेली रूटीन में सेवन कर रहे हैं, तो पल्स एंड नट्स और दालें अगर हम ले रहे हैं, मेवे यानी कि जो हमारी काजू बादाम पिस्ता ये जो हमारी चीजें आ जाती हैं, ये सारे के सारे नट्स के अंदर आ जाएंगे। तो इनमें भी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है अच्छी होती है। फिर हमारी वेजिटेबल्स, हम डेली रूटीन में जो सब्जियां खाते हैं, हरी सब्जियां आ जाती हैं, दालें भी हम सब्जियों के रूप में ही खाते हैं। तो ये हमारी फ्रूट्स वगैरह है, सीजनली फ्रूट और सीजनली वेजिटेबल्स जो होती है, ये सारी की सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो कंप्लीट करती है हमारी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, दूध से बने हुए प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाता है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट में आ जाएगा जैसे कि छाछ आ जाएगा, दही आ जाएगी हमारी, ठीक है, मक्खन उसके अंदर आ जाएगा, पनीर उसके अंदर आ जाएगा। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट हैं, अगर ये डेली रूटीन में आप सारी की सारी चीजें लेते हैं तो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है फूड स्टफ के अंदर कंप्लीट रहेगी। तो किसी भी चीज की आपको कमी नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और सारी चीजें कंप्लीट आ जाएगी। क्योंकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर घी भी शामिल होता है जो फैट का काम करता है। ठीक है, और जो हमारी कुछ दालें हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं या अनाज, उनके अंदर भी हमारा कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती है। दालें जितनी भी हैं उसके अंदर हमारा सारा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड स्टफ होता है कि फूड स्टफ जो हमारा जो भोजन होता है उसी के अंदर सारे के सारे पोषक तत्व मिलना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें हमारा आ जाता है जैसे कि मीट, फिश एंड एग। ठीक है, तो ये भी हमारे पूरे के पूरे जो है डाइट के अंदर शामिल की जाती है। जिन जगह पर अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके के फूड लिए जाते हैं, जहाँ पर मीट फिश जो है वो डेली रूटीन के खाने में यूज की जाती है। फैट एंड ऑयल, तो हमारा घी इस्तेमाल करते हैं या फिर ऑयल सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी डेली रूटीन में यूज होने वाले होते हैं। शुगर एंड जैगरी, चीनी है या फिर हमारा गुड़ है, वो भी हम डेली रूटीन में ना सही आए कि दो दिन में या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कर करके हम ये चीजें भी खाने में शामिल करते हैं। मतलब कि मीठा लेते हैं हम या शुगर के रूप में ले या फिर हम जायगरी के रूप में ले। ठीक है, और कॉन्डिमेंट्स एंड जो हमारी कॉन्डिमेंट्स और जो हमारे स्पाइसेस होते हैं सारे के सारे, तो कॉन्डिमेंट्स क्या होता है, हम जो हमारी वेजिटेबल्स होती है यानी कि सब्जियां हो या फिर हमारी फल जो दालें बनाए कुछ भी बनाए उसके साथ कॉन्डिमेंट्स यानी कि जो चटनी वगैरह होती है या फिर स्पाइसी जो हमारे मसाले वगैरह होते हैं वो भी सारे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सब्जी के साथ और सारे के सारे बेवरेज जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, चाहे उसमें छाछ है, दूध है या फिर किसी फलों का जूस वगैरह है या फिर गन्ने का रस है, किसी भी तरीके के बेवरेज होते हैं, सारे के सारे पेय पदार्थ जो है वो हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यू के अंदर हमारे रहते हैं। अब सैरेलक एंड मिल्टस के अंदर हमारे कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि इसमें जो सैरेलक है जैसे कि बल्क ऑफ द डेली डाइट ऑफ पीपल। तो भी अनाज जो होता है वो आहार का मुख्य हिस्सा है हमारा, यानी कि अनाज तो लेना ही लेना है, कुछ भी खाएं हम, लेकिन जो रोटियां वगैरह खाते हैं जैसे चावल है, अनाज, गेहूं वगैरह, वो हमारा डेली रूटीन में बल्क में ली जाने वाली चीजें हैं। जैसे कि राइस और व्हीट हो जाती हैं इसमें सैरेलक में। ठीक है, सैरेलक में तो इसमें हमारा चावल और गेहूं आ ही गया है। दूसरा हमारा इसके अंदर क्या आ गया है, दूसरा हमारा इसमें जैसे कि इसमें मजा यानी कि मक्का आ गया, जवार आ गया, बाजरा आ गया और रागी आ गया। ये हमारे कितने आ जाएंगे, ये हमारे मिल्टस, ये हमारे बाजरा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको वैसे ही बाजरा बोल रहे थे मिल्टस को, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे अनाज आ जाते हैं जैसे कि मक्की, जवार, बाजरा और रागी।
ठीक है। और हमारे सेलस के अंदर हमारे सिर्फ राइस और व्हीट यानी कि गेहूं और चावल हमारे सिर्फ इसके अंदर आते हैं। और न्यूट्रिटिव वैल्यू इनके अंदर होती है क्योंकि जो मल्टी ग्रीन आटा जो हम लेते हैं उसके अंदर ये सारे के सारे दोनों सेलस या फिर मिलेटस जो हमारे सारे के सारे जो मिक्स किए जाते हैं और तब खाया जाता है ताकि सारा का सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करते हैं राइस के बारे में कि जो चावल होता है वो किस प्रकार का चावल जो है हमें डाइट में शामिल करना चाहिए और किस प्रकार का चावल जो है वो पौष्टिक होता है हमारे लिए। ठीक है, तो इन्होंने बताया राइस इज द राइस ग्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट ऑफ आउटर प्रीकैप्स हो जाता है, इनर एंडोप्लाज्म हो जाता है एंड जर्म ऑफ द एम्ब्रो हो जाता है। तो भी इन्होंने बताया कि जो चावल होता है ना उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, तीन भागों में इसको बांटा गया चावल को। तो चावल का जो एक भाग होता है वो होता है हमारा ऊपर का छिलका। ठीक है, प्रीकैप जिसको बोलते हैं, तो बाहर का छिलका हो जाएगा और एक हो जाएगा अंदर जो एंडोप्लाज्म जिसको बोलते हैं, जो अंदर का जो उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो हमारा एम्ब्रो जिसको बोल देते हैं, यानी कि अंकुर होता है, अंदर जो भ्रूण होता है। तो तीन पार्ट में चावल डिवाइड हो जाता है। तो आउटर जो पार्ट होता है ना हमारा जो छिलका होता है एंड जर्म्स आर द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स। तो वही इसमें जो हमारा बाहर का जो छिलका होता है और जो हमारा अंदर का जो अंकुर वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो अंदर वाला जो अंकुर का जो पार्ट होता है जिसको हम भ्रूण बोलते हैं, बिल्कुल जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, तो इनके अंदर जो ये सबसे ज्यादा पौष्टिक होता है। बाहर का छिलका और अंदर का जो भ्रूण होता है वो हमारे पौष्टिक होते हैं और कंटेनिंग मोस्ट ऑफ द विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन। तो इसके अंदर जो चावल होता है इसके बाहर के छिलके और जो हमारा अंदर का जो अंकुर वाला जो पार्ट होता है उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। द इनर एंडोप्लाज्म इज कंपोज्ड चीफली ऑफ स्टार्च। तो वही जो हमारा जो एंडोप्लाज्म यानी कि जो बिल्कुल हमारा जो उभरा हुआ सूजन वाला जो पार्ट होता है ना, जो हमारा उभरा हुआ भाग होता है उसके अंदर सिर्फ स्टार्च पाया जाता है ज्यादा मात्रा में। ठीक है, ये नहीं है कि राइस जो है उसके अंदर एक ही चीज पाई जाती है। तो राइस अगर आप कंप्लीट का कंप्लीट राइस लेते हैं तो उसके जो तीनों पार्ट होते हैं कंप्लीटली आप जब राइस लेते हैं तो उसके अंदर मिनरल, विटामिन, प्रोटीन और स्टार्च जो है वो सारी मात्राएं कंप्लीट उसमें होती हैं। अब ये देखना है कि किस टाइप का चावल जो है वो हमने खाना चाहिए। दीज आर सेवरल फॉर्म ऑफ राइस। तो भाई कई टाइप के चावल हमारे होते हैं। एक होता है रॉ मिल्स राइस एंड द व्हाइट राइस। तो भी एक हमारा जो कच्चा चावल होता है, कच्चा पिसा हुआ चावल जिसको बोलते हैं, कच्चा पिसा हुआ चावल होता है। और एक होता है हमारा जिसको सफेद चावल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टाइप होती है कच्चा पिसा हुआ चावल या सफेद चावल या फिर रॉ अंडर मिल्ड राइस यानी कि कच्चा और अध पिसा चावल। ठीक है, यानी कि कच्चा है और आधा पिसा हुआ चावल है। तीसरा हमारा रो होम पाउंडेड राइस, जो भी घर पे निकाले हुए चावल होते हैं, जैसे कि घर पे धान वगैरह लगाते चावल की खेती करते हैं और घर पे निकाले हुए जो चावल होते हैं वो। दूसरा हमारा आ जाता है परबोइल्ड राइस, जो उबले हुए जो चावल होता है वो। ठीक है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइस इन शो इन टेबल 8। तो वही जो हमारी केमिकल कंपोजिशन होती है यानी कि रासायनिक संरचना जो हमारी चावल के अंदर होती है वो टेबल 8 में हम देखेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन से व्हाइट पॉलिश डाइट इन द पुअरेस्ट। तो वही एक जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो सबसे कम होती है, वो जितना भी चावल व्हाइट कलर का होगा, जितनी व्हाइट पॉलिश चावल के ऊपर कर रखी होगी, वो उसके अंदर पौष्टिक तत्व उतने ही कम होंगे। तो व्हाइट पॉलिश चावल जो होते हैं वो खाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि जो पॉलिश्ड व्हाइट चावल होते हैं उनका न्यूट्रिशन लेवल बिल्कुल ही कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जानते हैं इसमें। तो भाई इसमें हम देखेंगे कि भाई हमारा जो टेबल 8 इन्होंने बोला है कि इसमें केमिकल कंपोजिशन जो होती है ना हमारे राइस के अंदर, चावल के अंदर, या फिर हमारे जो अनाज होते हैं बाजरा वगैरह या फिर कोई भी है, तो इसमें मक्का बोल रखा है, मक्का, गेहूं। ठीक है, और हमारा जो चावल है उसके अंदर, तो इसमें जो कंटेंट हमारा दिया गया है केमिकल कंपोजिशन का वो देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें प्रोटीन दे रखा, प्रोटीन जो है प्रोटीन ग्राम में दे रखा 6.8 है हमारा रॉ राइस मिल्क में, यानी कि कच्चा चावल है ये हमारा गेहूं का और ये हमारा इसका मक्के का। ठीक है, तो अलग अलग इसमें सारी टेबल दी गई है। फैट जो है वो देख सकते हैं चावल के अंदर 0.5 होता है, कार्बोहाइड्रेट से 78.2 होता है, थायमिन देख सकते हैं 0.06 है और नियासिन है वो हमारा 1.9 है, राइबोफ्लेविन है, ये देख सकते हैं कि ये जो नाम है हमारी ये विटामिन B6 बी के अंदर आने वाला जो ग्रुप होता है ना उसके नाम है सारे के सारे, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है। ठीक है, तो ये हमारे जिन जिन मात्रा में पाए जाते हैं वो सारा यहाँ पे दिया गया। मिनरल्स जो है वो 0.6 है और एनर्जी जो हमें देता है वो 345 है। तो भी एनर्जी का लेवल जो है चावल के अंदर ज्यादा होता है, गेहूं के अंदर भी ज्यादा होता है और मक्का के अंदर भी एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है। और प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा वो हमारा किसमें दर्शाया गया है, या तो मक्के के अंदर ज्यादा प्रोटीन है या फिर गेहूं के अंदर ही ज्यादा प्रोटीन है, चावल के अंदर ज्यादा प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, अगर फैट की कंडीशन के हिसाब से देखें तो भाई फैट जो है वो सारा का सारा हमारा मक्का के अंदर ज्यादा पाया जाता है फैट।
ठीक है। तो इसमें अगर कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ज्यादा मात्रा में हमारे चावल के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे नंबर पर पाए जाते हैं गेहूं में, और तीसरे नंबर पर हमारा मक्का के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हमारी जो टेबल है इसमें दर्शाया गया है कि भी हमारा जो गेहूं है, राइस है या फिर हमारा मक्का है, तो उसके हिसाब से केमिकल कंपोजिशन जो है हमारी वो किस किस लेवल की हमारी होती है, तो हमें किस चीज की जरूरत है और कौन से अनाज को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, उन चीजों का अंदाजा इनसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे इफेक्ट ऑफ मिलिंग। तो इफेक्ट ऑफ मिलिंग का मतलब हो जाता है कि पिसाई के क्या क्या इफेक्ट रहते हैं। अगर पीसा जाता है अनाज को या चावल को, तो राइस की बात करें हम यहाँ पर स्पेशली, अगर चावल को पीसा जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे चावल के ऊपर। तो इन्होंने बताया व्हाइट राइस या फिर हमारा रो माइल्ड पॉलिश्ड राइस, तो हमारा कच्चा चावल है या फिर जो हमारा पिसा हुआ चावल है, आल्दो अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, तो उसकी अपीयरेंस जो बहुत सुंदर होती है क्योंकि वो सफेद कलर का चमक जाता है जब उसकी पिसाई होती है, तो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। इस पुअर इज न्यूट्रिटिव वैल्यू, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो चावल के पीसने से, चाहे कच्चा चावल हो चाहे पॉलिश चावल हो, अगर उसको पीसा जाता है, पीसने के बाद अगर खाने में इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन लेवल जीरो हो जाता है, बहुत ही इसका कम हो जाता है। बिकॉज ड्यूरिंग द milling process is loss of out of the pericarp which the contain most of the valuable vitamin। तो अभी जिस तरीके से हमारा जो पिसाई की जाती है चावल की, तो उसमें जितना भी हमारी विटामिन की वैल्यूएबल जो विटामिन होते हैं, जो उसके छिलके से ही खराब हो जाते हैं क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं जब उसको पीसा जाता है, तो छिलका जो है वो हमारा पिस जाता है, तो उससे जो वैल्यूएबल हमारे विटामिन है वो हमारे बिल्कुल कम हो जाते हैं, चाहे वो विटामिन हो या फिर मिनरल्स हो। प्रोटीन एंड फैट, तो सारी की सारी चीजें जो हमारे इसके अंदर होती हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। द एक्सटेंट ऑफ द लॉस डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द मिलिंग। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे विटामिन खनिज प्रोटीन वगैरह जो मौजूद होते हैं पोषक तत्व, वो पिसाई के कारण जो है उस पर निर्भर करते हैं कि आप किस तरीके की पिसाई आप उसकी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, अगर जितना ज्यादा बारीक आप उसको पीसते जाओगे ना उतना ही न्यूट्रिशन लेवल कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डिपेंड करता है कि कितने डिग्री पर आपने मिलिंग की है। ठीक है, तो आपने किस डिग्री, जैसे एक दलिया होता है, मोटा आटा होता है जिसमें हम जो उसमें से जो उसका जो छिलका होता है उसको छान के अलग कर देते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, छिलके समेत ही उस आटे को खाया जाना चाहिए। जबकि होम पाउंडिंग ऑफ द पैडी इज लेस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, होम पाउंडिंग जो किया जाता है यानी कि घर पर ही जो धान कूटे जाते हैं, जो चावल जो निकाले जाते हैं, पैडी इज लेस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो घर पर ही जो धान कूटा जाता है वो कम हानिकारक होता है, और न्यूट्रिटिव वर्क जो उसका होता है देयरफॉर ऑफ द रिकमेंडेड होम पाउंडेड ऑफ द अंडर माइल्ड राइस इन प्लेस ऑफ व्हाइट पॉलिश्ड राइस। तो इन्होंने बताया कि घर पर जो हमारे धान जो कूटे जाते हैं वो कम हानिकारक होते हैं, और उनके अंदर जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो भी हमारे जो पॉलिश किए हुए या सफेद चावल के स्थान पर बहुत, यानी कि घर पर कूटे हुए जो चावल होते हैं वो हमारे ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू उनकी होती है और उन्हीं को खाने की सलाह ज्यादा दी जाती है। पॉलिश हुए चावल की बजाय घर पर कूटे हुए जो हमारा चावल होता है, धान होता है, वो खाना बेहतर होता है क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, जबकि जो हमारा पॉलिश किया हुआ जो चावल होता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होती है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया वॉशिंग एंड कुकिंग। तो जो राइस जो है हमारा जो चावल जो होता है उसका धोना और उसे पकाने की वजह से क्या उस पर इफेक्ट पड़ते हैं। द राइस ग्रेन सफर फर्दर लॉसेस ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ द वॉशिंग एंड कुकिंग। तो वे चावल जो है धोते हैं और पकाते हैं, ये जो प्रोसेस के दौरान भी उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ना उसके अंदर नुकसान होता है। ठीक है, उसका लॉस ही होता है। वॉशिंग रिमूव द वाटर सुलेबल बी ग्रुप विटामिन एंड मिनरल्स। तो जब चावल को ज्यादा धोआ जाता है ना तो उसमें विटामिन बी ग्रुप में जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं तो वो वाटर सुलेबल होते हैं। वाटर सुलेबल होने के कारण वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो हमारे रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं धोने से। द ड्रेनिंग अवे ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर एट द एंड ऑफ द कुकिंग लीड्स टू द फर्दर लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो वही इसके अंदर जो खनिज हमारे निकल जाते हैं, तो पकने के अंत में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए निकालते हैं ना, जैसे कि चावल को हमने पकाया और कई बार पहले जो जैसे बनाते थे मांड निकाल देते थे चावल का, तो वो जो था वो सबसे ज्यादा जरूरी न्यूट्रिशन होता था, जो कि लोग उस मांड को निकाल करके चावल बनाते थे, वो पोषक तत्वों का सबसे ज्यादा नुकसान होता था। ठीक है, तो जब भी आप चावल बनाते हो तो जिस पानी में आपने चावल बनाए हैं तो वो पानी के अंदर ही रहना चाहिए, उस मांड को आपने निकालना नहीं है, क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिशन जो होता है वो उसके अंदर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा लॉस किसमें करते थे, जो चावल का पानी जो निकाला जाता था उसमें पोषक तत्व की ज्यादा हानि होती थी। ठीक है, तो दस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वॉशिंग एंड कुकिंग में बी द मोस्ट सीरियस ऑन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ राइस। तो भाई इसमें हमारा इस प्रकार से अगर हम किसी चीज को चावल जो होता है उसको धोना और पकाने से तो जो ये हमारे प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि किसी प्रकार के इफेक्ट पड़ते हैं, तो चावल जो है उसमें जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो हमारी होती है उन पर वो हमारी गंभीर हो सकती है। ठीक है, तो धोने से या पकाकर पानी निकालने से या फिर हमारे जो पॉलिश वाले जो चावल होते हैं, तो ऐसी जो हमारी सिचुएशन होती है उसके अंदर जो है सीरियस हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है हमारी राइस की वो हमारी कम हो जाती है। तो इससे जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है हमारी राइस की, इन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, किससे, धोने से भी और उसके पकाने के तरीके से भी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम पार बॉइलिंग। तो भाई पार बॉइल्ड जो हमारे होते हैं वो किस तरीके के रहते हैं, तो पार बॉइलिंग बोलते हैं हम, दिस इज एन
ancient Indian technique aims of the preserving of the nutritive value of rice. According to improved technique, paddy in first soaked in hot water 70 degrees Celsius to 75 degrees Celsius for hours and afterwards steamed, dried and meals of the home pounded. तो भी इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी पर बॉइलिंग जो होती है उसके अंदर ये हमारी इंडिया के अंदर ना एक तकनीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी तकनीक मानी जाती है, जो कि पोषक तत्व को संभाल के रखने की, यानी कि जो हमारे चावल है उनके अंदर पोषक तत्व बना रहे उसकी एक अच्छी तकनीक ये हमारी होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है चावल की, इसमें कम लॉस होता है। तो अकॉर्डिंग टू इम्प्रूव टेक्निक, तो हमारी जो टेक्निक होती है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो धान यानी कि जो चावल जो होते हैं ना, उनको 70 से 75 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी के अंदर क्या किया जाता है, उसमें भिगो दिया जाता है 4 घंटे तक। तो जो चावल होगा उसको 4 घंटे तक 70 से 75 डिग्री सेल्सियस जो हमारा पानी होता है गर्म, उसके अंदर इसको भिगो दिया जाता है और उसके बाद उसे क्या किया जाता है, भाप में उसको स्टीम किया जाता है, उसको भाप में पकाया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, पकाया जाता है, फिर सुखाया जाता है। तो जब सुखाया जाता है तो उसको क्या किया जाता है, होम पैडेड, फिर उसको कूटा जाता है। ठीक है, तो फिर उसको पीसा जाता है, यानी कि उसको पहले क्या करोगे, पहले उसको 4 घंटे भिगोना है, फिर उसको उबालना है, उबालने के बाद फिर उसकी पिसाई होगी और पिसाई के बाद उसका क्या किया जाएगा, रिजल्ट जो है राइस कार्ड ऑफ द पर बॉइल्ड राइस। तो ऐसे तैयार किया हुआ जो हमारा चावल होता है या चावल का जो आटा होता है वो हमारा पर बॉइल्ड राइस बोला जाता है। ड्यूरिंग पर बॉइल्ड सम ऑफ द विटामिन एंड मिनरल्स इन द आउटर प्रोटीन एंड ग्रेन ऑफ द प्रकोलेट्स इनटू द इनर प्रोटीन ऑफ द ग्रेन। तो वही उन्होंने बताया है कि जब ये प्रोसेस हमारा होता है तो इस प्रोसेस के दौरान जितने भी विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, तो पर बॉइलिंग के दौरान अनाज के अंदर यानी कि जो हमारा राइस होता है उसके अंदर जितने भी विटामिन और जितने भी मिनरल्स होते हैं अनाज के अंदर, वो सारे के सारे जो उसका अंदर वाला भाग होता है ना उसके अंदर चले जाते हैं, यानी कि बाहर वाले जो मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं वो अंदर वाले पार्ट में चला जाएगा और वो अंदर वाले पार्ट में जब वो जाएगा विद सबसेंट मीलिंग इवन द हाई डिग्री, और जब उसको बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री पर भी इसकी पिसाई की जाएगी ना, ज्यादा से ज्यादा उसको बारीक भी करेंगे, देयर इज ए लिटिल लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, तो जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका कम से कम नुकसान होगा। ठीक है, तो पर बॉइल्ड राइस जो होते हैं देयरफॉर इज ए राइस सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 एंड निकोटिन एसिड कंपेयर्ड ऑफ रॉ मिल्ड राइस। तो भी हमारे जो ये चावल जो होते हैं जो हमारे पैराबॉइल्ड जो हमारे चावल होते हैं, तो इनके अंदर विटामिन बी है, निकोटिन एसिड है, जिनका ये समृद्ध स्रोत माना जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है सोर्सेज इससे मिलते हैं ये हमारे, यानी कि विटामिन बी भी इसी चावल से मिलती है, हमें निकोटिन भी मिलता है और क्या मिलता है हमें इससे, जो कि रॉ मिल्ड राइस जो होता है, ये सारी की सारी चीजें हमें मिलती हैं। ठीक है, ये जो राइस होता है हुएवर इज द डिसएडवांटेज दैट इट हैज एन ओक फ्लेवर, लेकिन इसमें एक कमी भी बताई गई है, डिसएडवांटेज यानी कि खाने भी है इसके अंदर इसके फ्लेवर को लेकर के, यानी कि जब इस प्रोसेस से ये गुजरता है तो ऑफ फ्लेवर बिकॉज ऑफ विच सम पीपल डू नॉट रेडिली एक्सेप्ट इट। तो भाई इसमें जो ये प्रोसेस से जब ये गुजरता है तो इसका जो टेस्ट होता है, जो फ्लेवर होता है वो सही नहीं रहता है, तो कुछ लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि स्वाद जो होता है, टेस्ट जो होता है वो इसके अंदर नहीं रहता है। ठीक है, और टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट जैसा चेंज हो जाता है, टेस्ट अलग हो जाता है, फ्लेवर इसका अलग हो जाता है, तो लोग इसे अपनाने से इनकार कर देते हैं और वो नहीं खाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो कम हुई हो, तो न्यूट्रिशन लेवल इसके अंदर रहता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोसेस किया गया वो एक जो पॉलिश वाले चावल को पीसने की बजाय ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू लॉस इतना ज्यादा नहीं होता है। द ग्रेन इज आल्सो हार्डर देन द ओरिजिनल जो हमारा ग्रेन्स होता है, तो ये अनाज जो है, जो हमारा मूल जो अनाज होता है ना, मतलब कि जो हमारा वैसे जो चावल होता है उसकी तुलना में कठोर भी होता है, क्योंकि ये जो हमारा जो एक नॉर्मल हमारे चावल होते हैं और एक ये प्री बॉइल्ड जो हमारे जो राइस होते हैं ये इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कठोर यानी कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं। तो इसमें आगे आ जाता है हमारा वीट यानी कि जो गेहूं होता है। नेक्स्ट टू राइस वीट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल। तो वही इसमें हमारा आ जाता है कि जो गेहूं जो हमारा होता है वो हमारा इसके बाद चावल के बाद गेहूं जो सबसे महत्वपूर्ण अनाज हमारा होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि डेली बेसिस पे इसका यूज होता है, डेली बेसिस पे ये किया जाता है और इसके अंदर जो हमारी जो केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो हमारी गेहूं के अंदर जो हमारी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो हमारी जो टेबल 8 है उसके अंदर दी गई है। तो टेबल 8 हम पीछे कर चुके हैं क्योंकि उसमें राइस का, उसमें वीट का और उसमें जो मक्का वगैरह जो हमारे होते हैं सबके इसमें जो वैल्यू है यानी कि केमिकल कंपोजिशन है उसमें साथ में दी गई है। तो उसमें देख सकते हैं कि इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है तो चावल के बाद हमारा गेहूं का नंबर आता है। तो इसमें जो गेहूं कंसिस्ट मोर प्रोटीन देन राइस इन इंडिया। तो वही जो हमारा गेहूं जो होता है ये चावल की तुलना में इसके अंदर प्रोटीन जो है ज्यादा होता है। ठीक है, और भारत में तो गेहूं जो है वो सबसे ज्यादा खाया ही जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अगर हम नॉर्मली रूप से अगर देखें
कि भाई इसमें कंज्यूम्ड मोस्टली एज आटा विद द होल ग्रेन व्हीट फ्लोर। तो भाई जो हमारे आटे के रूप में उपयोग किया जाता है सारा का सारा आटे के रूप में, यानी कि साबुत गेहूं का जो है वो आटा बनाया जाता है। और गेहूं से बनने वाले और भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि सूजी बनती है, मैदा बनता है, तो वो भी हमारे खाने की चीजों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो साबुत जो गेहूं होता है उसका क्या बनाया जाता है, हमारा आटा बनाया जाता है। और आटे के अलावा गेहूं के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी क्या होती है, सूजी और मैदा जैसी चीजें भी हमारे गेहूं से ही बनाए जाते हैं। तो देख सकते हैं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारे जो कि गेहूं से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें मालवी यानी कि मक्का। तो मक्के में इन्होंने बताया है ये कॉर्न भुट्टा भी इसको बोला जाता है, यानी कि कुकड़ी भी इसको हम बोल देते हैं कॉर्न भुट्टे के साथ साथ। रैंक नेक्स्ट टू राइस एंड द व्हीट इन वर्ल्ड कंजप्शन से एंड इन सर्टेन एरिया इन द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन एंड एनर्जी बॉथ। तो उन्होंने बताया है कि भाई हमारे वर्ल्ड स्तर पर अगर देखा जाए, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड कंजप्शन के हिसाब से, यानी कि पूरे जो विश्व होता है विश्व के स्तर पर देखा जाए, मक्का जो होता है यानी कि भुट्टा जो होता है उसकी खपत जो होती है यानी कि लागत जो है उसकी, वो चावल और गेहूं के बाद दूसरे स्थान पर आती है। ठीक है, तो मक्का जैसे कि गेहूं और चावल परमानेंट हमारे खाए जाते हैं, तो उसके बाद मक्का की लागत इसमें आती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इसके अंदर जो चीजें होती है हमारी, जैसे कि और कुछ जो हमारी जो जगह होती है इसमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों का ये मुख्य स्रोत माना जाता है। जिसमें प्रोटीन और जो हमारी एनर्जी होती है ना वो दोनों ही मिलती है, दोनों का एक बढ़िया प्रिंसिपल सोर्सेज है हमारा सैद्धांतिक स्रोत है कि जिसे प्रोटीन भी मिलेगा और जिससे एनर्जी भी मिलेगी, दोनों ही चीजें से मिलेगी। द येलो वैरायटी ऑफ माजा कंटेन ऑफ द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द कार्टेनॉइड्स पिगमेंट। तो वही हमारा जो येलो वैरायटी वाला होता है यानी कि जो पीले रंग का जो हमारा मक्का होता है, तो वो हमारा कार्टेनॉइड्स पिगमेंट का जो है उसकी बहुत ही अच्छी मात्रा उसके अंदर पाई जाती है। जो येलो रंग की जो हमारी कुकड़ी होती है उसके अंदर जो है कार्टेनॉइड पिगमेंट जो है वो ज्यादा अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो मक्का होता है फेयरली रिच इन फैट। तो इसके अंदर क्या होगा, इस मक्का के अंदर जो है फैट जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी कि पीला मक्का अगर आप खाओगे तो उसमें वसा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और मैदा इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्रेकफास्ट फूड सच ऑफ द कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, तो कॉर्नफ्लेक्स के रूप में जो हमारा लिया जाता है, तो मक्का जो होता है, मक्के का जो उपयोग होता है कॉर्नफ्लेक्स जैसे नाश्ते में जो हमारे जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं जो बनाए जाते हैं उनमें भी किया जाता है। ठीक है, तो कॉर्नफ्लेक्स में क्या आ जाता है, सारे के सारे मक्का की चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो ब्रेकफास्ट फूड में हम कॉर्नफ्लेक्स में दूध मिला करके उसके अंदर लेते हैं, तो वो हमारा ज्यादा ही सोर्सेज होता है एनर्जी का भी, और हमारा फैट तो इसके अंदर होता ही होता है। तो माजा फ्लोर एंड कॉर्न फ्लोर इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कस्टर्ड एंड द टेबल डेजर्ट। तो भाई जो ये हमारा जो यूज किया जाता है जैसे कि कस्टर्ड पाउडर के रूप में, और बहुत सारी जो मिठाइयाँ जो बनाई जाती हैं वो मक्के के आटे का जो उपयोग है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। तो ये मिठाई में किया जाएगा, जो कस्टर्ड पाउडर बनाया जाता है उसके अंदर भी मक्के के आटे का प्रयोग किया जाता है। और न्यूट्रिटिव कंपोजिशन अगर हम इसमें देखें तो टेबल 8 के अंदर इसकी न्यूट्रिशन जो कंपोजिशन जो थी या इसमें जो केमिकल कंपोजिशन थी वो हम टेबल 8 के अंदर इसकी देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें मिल्टस। तो भाई जो मिल्टस हमारा होता है, मिल्टस के अंदर जो हमारे आ जाते हैं यानी कि बाजरा जो हमारा आता है, बाजरे में क्या रहता है कि ये हमारा जो है term milk is used for smaller grain which are ground and the eaten without having an outer layer removed, they are जवार, या फिर हमारा जैसे कि इसमें आ जाता है सोरगम, बाजरा यानी कि पल्स मिल्टस, रागी, कोडो एंड फ्यू अदर्स नाउ ऑफ द माइनर मिल्टस ऑफ द, जैसे कि इसमें प्रोसीडो सैरलक इसमें आ जाता है। द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्टस इज एज शो। वो हम टेबल 9 में आगे देखेंगे कि मिल्टस जो होते हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है। तो इसमें मिल्टस के बारे में बताया गया कि जो बाजरा होता है ना, बाजरा शब्द का प्रयोग जो छोटे अनाज होते हैं ना उनके लिए किया गया है। तो मिल्टस है, बाजरा कहाँ बोला था, तो छोटे छोटे अनाज होते हैं जो मतलब कि छोटे बारीक दाने जिसके होते हैं। तो ये जो मिल्ट हम जिसको बोलते हैं ना, मिल्ट जो बोलते हैं, तो इसको वैसे बाजरा बोला जाता है। बाजरा एक अलग अनाज होता है, लेकिन मिल्ट हम किसको बोल देते हैं, बाजरा जो छोटे अनाज होते हैं उनके बारे में जो शब्द यूज किया जाता है उसको बोला जाता है। हिंदी में बाजरा बोल देते हैं, वैसे मिल्स बोले जाते हैं छोटे अनाज वाले जितने भी हमारे अनाज होते हैं वो। तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो बाहरी परत हटाए बिना पीस कर खाया जाता है, यानी कि बाहरी परत उसकी हटाने की जरूरत नहीं है, ऐसे इसको पिसाई की जाती है, यानी कि आउटर लेयर जो है वो उसकी रिमूव नहीं की जाती है। दे आर जवार, बाजरा, तो ये हमारे मिल्टस के अंदर ही आ जाते हैं। बाहरी परत है उसकी हटाई नहीं जाती है, ऐसे इनको पीसा जाता है। जैसे कि इसमें सारे जवार है, बाजरा, रागी, ठीक है, कोदो, ये भी एक तरीके का अनाज होता है। और कुछ अन्य भी शामिल है, जैसे कि जो हमारा छोटा बाजरा भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, जो माइनर मिल्टस बोला जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं, इनको डायरेक्ट ऐसे ही साफ करके पीस दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा होता है जैसे कि माइनर मिल्टस जो होता है, छड़ा अनाज जिसको कहा जाता है। बाजरे के अंदर जो हमारा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो हम आगे देखेंगे कि भाई इसमें क्या है। तो इसमें जो माइनर मिल्टस है वो हमारा जो बिल्कुल छोटा अनाज जिसको बोला जाता है, तो देखते हैं इसमें
यानी कि बिल्कुल ही छोटे अनाज में फिर हमारे सारे यही आगे है, बाजरा रागी कोदो वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखो टुकड़ टुकड़ा और ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है, लेकिन फ्रूट में आता है, अनाज के अंदर वो नहीं आता। तो इसमें हम देखेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती है मिल्टस की। तो इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारी 3 की दी गई है। इसमें जवार बाजरा और रागी की दी गई है। जैसे कि हमारा देखा जाएगा प्रोटीन जो होता है इसके अंदर, प्रोटीन होता है 10.4 जवार के अंदर, 11 होता है बाजरे के अंदर और रागी के अंदर 7। तो देख सकते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके अंदर है, बाजरे के अंदर है। ठीक है, और फैट जो है वो सबसे ज्यादा किसके अंदर है, वो भी हमारा बाजरे के अंदर ही है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो जवार के अंदर है हमारे सबसे ज्यादा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 67% बाजरे के अंदर है और सबसे इतनी ही वैल्यू फिर हमारी रागी के अंदर भी होती है। तो अगर आप डाइटिंग वगैरह पे है तो सब्जियों में बाजरा जो है इसीलिए ज्यादा सेवन इसका किया जाता है। मिनरल्स वगैरह देखे जाए तो वो भी हमारा बाजरा के अंदर जो है वैल्यू ठीक होती है, रागी के अंदर भी होती है। कैल्शियम जो होता है वो भी सबसे ज्यादा बाजरे के अंदर होता है 42। ठीक है, जबकि जवार में 25 होता है और रागी जो होता है उसके अंदर तो सबसे ज्यादा ही कैल्शियम होता है 344। ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी है तो आप रागी से बनी हुई रोटियां अगर खाते हैं तो आपकी कैल्शियम की कमी जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो सकती है। आयरन जो है, आयरन की मात्रा जवार के अंदर है, बाजरे के अंदर भी है और हमारी रागी के अंदर भी ठीक ठीक सी है। थायमिन की देखे जाए तो 0.3 इसके अंदर है, 0.3 और रागी के अंदर ये कम पाई जाती है। और राइबोफ्लेविन अगर देखा जाए तो 1.3 इसके अंदर है, 0.25 या फिर 18 ये इसमें कम है, जवार के अंदर इसमें ज्यादा है। नाइसिन है वो हमारे 3.1 2.3 यानी कि बाजरा और रागी के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा होती है। और एनर्जी लेवल अगर हम लेकर के चलते हैं तो जवार के अंदर हो जाता है 349 और बाजरे के अंदर 361 और रागी के अंदर 328। तो एनर्जी लेवल में देखे जाए तो इसमें बाजरे के अंदर भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, जवार के अंदर भी ठीक है और रागी के अंदर भी ठीक है, बट बाजरे के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर दिया गया सोरगम। सोरगम हम किसको बोलते हैं, जवार को। जवार जो होती है उसको बोला जाता है सोरगम। और सोरगम में इन्होंने बताया जवार इज आल्सो नाउ एज द काफिर कॉर्न और मिलो। तो इन्होंने बताया कि जवार को काफिर कॉर्न या फिर मिलो के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काफिर कॉर्न भी बोल देते हैं इसको कहीं कहीं पर और मिलो भी बोल देते हैं इस अनाज को कहीं कहीं पर, इन नामों से इसको जाना जाता है। इट इज ए मेजर क्रॉप ग्राउंड इन इंडिया नेक्स्ट ओनली टू व्हीट एंड राइस। तो भारत में जो हमारा भारत के अंदर जो गेहूं है और चावल है उसके बाद जो ज्यादा जो फसल जो उगाई जाती है तो जवार की उगाई जाती है। लेकिन उगाई किस लिए जाती है, पशुओं के लिए उगाई जाती है, ये ज्यादातर खाने के लिए कम इस्तेमाल होती है बट पशुओं के लिए जवार ज्यादा उगाई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो व्हीट यानी कि गेहूं और राइस के बाद जवार ज्यादा उगाई जाती है। फॉर सेवरल पॉपुलेशन ग्रुप इट इज स्टेपल डाइट, क्योंकि जो हमारी जो बहुत ज्यादा जो जनसंख्या का जो समूह है वो उसके लिए ये मुख्य भोजन है। अब नहीं है, पहले था। ठीक है, तो पहले के जो लोग थे वो जवार की रोटियों का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते थे, लेकिन अब जवार की रोटी कोई नहीं खाता है, देखने को भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये पहले की जो हमारे एडिशन है, पहले की जो हमारे कंटेंट है वो दिया गया है इसमें। लेकिन अब जवार की रोटी जो है वो मतलब कि बिल्कुल जवार की रोटी कोई नहीं खाता, किसी किसी को अगर पसंद है तो वो बनवाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ज्यादातर पॉपुलेशन खाती हो। हम मिक्स खाते हैं, मल्टीग्रेन आटा लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि जवार की रोटियां ज्यादा मात्रा में खाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें बाजरा। तो बाजरा में बताया गया इसमें पर्ल मिल्स। ठीक है, पर्ल मिल्स यानी कि मोती जैसा। बाजरे का दाना देखा है ना, बिल्कुल गोल होता है और छोटा होता है, तो इसको पर्ल बोला गया है, मोती की तरह जिसका दाना होता है। तो इसमें पर्ल मिल्स इसको बोला गया है। बाजरा इज ग्रो ऑफ द extensively in the dry belts in the northern and the peninsular India। तो इन्होंने बताया कि बाजरे की जो खेती है ना वो ज्यादातर हमारी काफी नॉर्थन यानी कि उत्तरी भाग में और जो द्वीप वाले जो पार्ट होते हैं इंडिया के अंदर वहां पर ज्यादा की जाती है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर बाजरे की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। वेयर इज फ्रॉम ऑफ द स्टेपल फूड ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ये की जाती है सबसे ज्यादा, और यहाँ की जो आबादी है ना वो बड़े हिस्से में मुख्य रूप से ये भोजन करती है बाजरे में। तो ये हरियाणा ऐसी बात नहीं, हरियाणा में भी किया जाता है, लेकिन मौसम के हिसाब से जो सर्दियां वगैरह जब आती हैं तो ये बाजरे का मतलब यहाँ पर बाजरा अनाज है या फिर बाजरे के सारे मिल्टस जो हमारे आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो छोटे अनाज जो होते हैं उन सभी का भोजन जो है वो आम है वहां पर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जितनी भी पॉपुलेशन होती है वो सारी की सारी इसका सेवन करती है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें रागी। तो रागी जो होती है पॉपुलर मिल्टस ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो रागी जो होता है वो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर खाया जाता है। इट इज द चीपेस्ट अमंग मिल्टस। तो ये बहुत ही सस्ता जो है वहां पर होता है, लोकप्रिय तो होता ही होता है ये। और ये जो बाजरा है, बाजरा किसको, ये रागी को भी बाजरा बोला जाता है। यहाँ पर बाजरे का मतलब सिर्फ छोटे अनाज से है, बाजरे का मतलब बाजरा हमारे यहाँ पर एक पर्टिकुलर अनाज को भी बोला जाता है, लेकिन जो रागी है वो भी एक तरीके का बाजरा है। छोटे अनाज का मतलब यहाँ पर बाजरा बोला गया है हिंदी में।
लेकिन इसमें जो मिल्टस जो होता है, रागी मिल्टस जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर हमारा रहता है और बहुत ही ज्यादा सस्ता भी होता है। ठीक है, तो चीपेस्ट हमारे यहाँ आ जाता है और ये जो मिल्टस होता है ये सभी किस्मों में सबसे सस्ता है, इसीलिए सबसे ज्यादा लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं। सस्ता होने के कारण रागी फ्लोर इन कुक्ड एंड इटन एज ऑफ द पैराडाइज रागी इज रिच ऑफ कैल्शियम। तो इन्होंने बताया है कि रागी का जो आटे का पका कर दलिए के रूप में खाया जाता है और रागी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए जो रागी का जो आटा होता है उसको दलिए की तरह पका करके इसको खाया जाता है कैल्शियम की कमी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि कैल्शियम है वो हमारी बॉडी ब्लीड बोन सब चीजों को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो कैल्शियम का बहुत ही भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। तो अगर कैल्शियम की कमी है तो रागी से बनी हुई प्रोडक्ट आप खा सकते हैं। तो ये जो हमारे मिल्टस इसके अंदर थे तो वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।